नमस्ते। संदीप के सवाल में आपका स्वागत है। डॉक्टर संदीप पांडे, आपसे तो आज की तारीख में एक किसी एक्टिविस्ट के लिए और एक कोई पॉलिटिकली अवेयर आदमी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2-3 दिन का जो घटनाक्रम हुआ है, नीतीश जी ने जिस तरह से बीजेपी को किनारे किया, मतलब पहली बार बीजेपी को भी अजीब सा लगा होगा कि उसको भी कोई बाहर निकालने वाला है, तो उसको बाहर किया। और नीतीश जी ने बिहार में आरजेडी के साथ और कांग्रेस के साथ, और उन्होंने कहा 7 पार्टियों के साथ मिलके एक नई सरकार बना ली है। मैं यहाँ पे इस चीज़ को ज़रूर ये कहूँगा, क्योंकि एक आर्गुमेंट मैं ज़रा आपसे समझना चाह रहा हूँ। ये कहा जा रहा है कि नीतीश जी ने पब्लिक मैंडेट को धोखा दिया, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं। उन्होंने जो मैंडेट था उसके साथ विश्वासघात किया, धोखा दिया। अब मुझे एक चीज़ ज़रा समझ नहीं आ रही, जब मोदी जी बनते हैं प्राइम मिनिस्टर तो कहा जाता है मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, एमपी कोई बने इससे आपसे मतलब नहीं है, और इसीलिए हम लोग जिताते भी हैं उनके भाई एमपी को। यहां पे भी तो कहा गया था कि ना जी नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो अगर नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो मैंडेट तो नीतीश कुमार का है। जी जी। तो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं। अब नीचे बीजेपी है चाहे आरजेडी है, इससे क्या फर्क पड़ता है? एक दूसरा, अगर सही में डेमोक्रेसी की बात है कि भाई एमएलए चुनेंगे उनका लीडर कौन होगा, चीफ मिनिस्टर तो एमएलए चुनेंगे, तो 165 एमएलए नीतीश कुमार जी को अपना चीफ मिनिस्टर चुनना है, तो डेमोक्रेसी के हिसाब से भी ये सही है। तो मैं जरा इस आर्गुमेंट को, जो ये बार बार कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि उन्होंने विश्वासघात किया और धोखा दिया, ये कितना सही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अब हम लोग अच्छी तरह जान गए हैं। वही चीज़ अगर वो करे तो वो सही होती है, और कोई दूसरा करे तो गलत हो जाता है। तो अब इनसे ये पूछना चाहिए कि अगर नीतीश कुमार ने उनकी दृष्टि से उनको धोखा दिया है और जिसको जनता ने चुना था, जिस गठबंधन को, उसको तोड़ के नया गठबंधन बनाया है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि मुख्यमंत्री के रूप में तो नीतीश कुमार ही आगे थे, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं था, और जनता ने शायद उन्हीं के नाम पे इस गठबंधन को वोट दिया था। जैसे देश के स्तर पे कई बार लोग मोदी के नाम पे वोट देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि ये पार्टी ऐसी है कि किसी को भी कहीं बैठा दो और कहीं से किसी को उतार दो। तो इन्होंने जो मध्य प्रदेश में किया, कर्नाटक में किया, क्या वो मैंडेट के खिलाफ नहीं था? भाई मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की बहुमत आई थी, उसकी सरकार बनी थी, और कर्नाटक में भी गठबंधन की सरकार थी, कुमारस्वामी और कांग्रेस की। तो जब ये किसी, और अभी महाराष्ट्र में आपने देखा किस तरह से इन्होंने खेल किया। एक सरकार जो चल रही थी उसमें से विधायकों को खरीद के किस तरह से गिराया है। तो ये जब सत्ता में किसी सरकार जो चल रही है उसको गिरा दें, तोड़ दें, विधायकों को खरीद लें, तो वो सब सही होता है। और जब कोई दूसरा करे इनके साथ तो वो उसको गलत कहते हैं। तो इसको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जनता नीतीश कुमार से खुश है बिहार में, इसीलिए वो बार बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और इसीलिए उनकी कम सीटें होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी भी उनको मुख्यमंत्री बनाती है, और राष्ट्रीय जनता दल भी उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाती है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक तो इनसे कहीं ज़्यादा हैं। तो ये बात है। और दूसरी मैं कहना चाहूँगा, आज हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि अब 60 साल से ऊपर वालों को मुफ्त में बस यात्रा करने का मौका मिलेगा। तो ये भी बड़ी अजीब बात है कि आप जब मुफ्त में राशन बांटे तो ठीक है, आप लोगों को मुफ्त बस यात्राएं कराए तो ठीक है, और जब अरविंद केजरीवाल कराए या मुफ्त में बिजली दे तो आप रेवड़ी बांट रहे। तो इनको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। हर एक नेता, हर एक राजनीतिक दल अपने हित को ध्यान में रख के काम करता है, और जो नीतीश कुमार ने किया है वो ठीक किया है, क्योंकि नीतीश कुमार का कभी भी जब भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है, उनका वैचारिक तालमेल नहीं बनता है। मुझे याद है अच्छी तरह से, अभी ये जो तिरंगा की बात चल रही है, नीतीश कुमार पहले इस सवाल को उठा चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो ये वो लोग हैं जो तिरंगे को मानते नहीं थे। उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि मुझे बहुत खुशी है कि चलिए कम से कम ये लोग तिरंगे को अपना झंडा मान रहे हैं, और मुझे लगता है जो 15 अगस्त आ रहा है
उसमें देखने वाली बात यही रहेगी कि आरएसएस के कितने लोग तिरंगे झंडे को अपने घर पे लगाते हैं। मतलब क्या वो एक राष्ट्र के साथ जो एक झंडा है उसको तिरंगा मानते हैं या वो अपने भगवे को ही मानते हैं जी। तो नीतीश ने लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है उसके एजेंडे की आलोचना की है। वैचारिक रूप से कभी भी उनका तालमेल नहीं बना है भारतीय जनता पार्टी के साथ। राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनका वैचारिक तालमेल ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि दोनों समाजवादी विचार की पार्टियां हैं और लालू और नीतीश छात्र जीवन से साथ में काम किए हैं। बीच बीच में अलग ज़रूर हो जाते थे लेकिन फिर से साथ में आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे विपक्षी पार्टियों को, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें बहुत सारे समाजवादी धारा के दल हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर है और उसके बाद वामपंथी पार्टियां हैं। आप देखिए कि वामपंथी पार्टियों ने ये गठबंधन बनने के पहले ही अपना जो सपोर्ट है वो नीतीश कुमार को जाहिर कर दिया है और इस समय CPI-ML के 17 MLA हैं बिहार की विधानसभा में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वामपंथी दल भी नीतीश के गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं और ये शायद आने वाले दिनों की राजनीति का संकेत है जिसमें कांग्रेस, वामपंथी दल, समाजवादी विचार के दल और उसमें अगर TMC को जोड़ लें और आम आदमी पार्टी को जोड़ लें और DMK को जोड़ लें तो ये एक ऐसा मजबूत गठबंधन बन सकता है जो आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दिक्कतें खड़ा करने वाला होगा। मैं अफरोज साहब दो चीज़ें हैं क्योंकि दो प्रश्न हैं, एक तो मैं आपसे भी और दोनों प्रश्न एक साथ मैं पूछ रहा हूं। देखिए जब धोखे की बात होती है तो उस समय जब बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ तो NDA के ही एक घटक ने, चिराग पासवान जी ने जी केवल नीतीश जी के पीछे उनको लगाया गया और अमित शाह जी के कहने पे लगाया गया कि इनको हराने का काम करो, तो उन्होंने केवल उनको हराने का काम किया, उनको NDA से निकाला नहीं गया। भाई अगर आपके घटक पार्टी को, तो धोखा किसने दिया था उस समय? दूसरा, अरुणाचल में 7 जनता दल यू के लोग जीत के आए थे, 6 MLA आपने तोड़ के बीजेपी में ज्वाइन कराए। धोखा किसने किसको दिया ये भी जरा मैं आपसे समझना चाहूंगा। तीसरा, VIP पार्टी मुकेश साहनी की आपकी सहयोगी थी, आपके साथ वो पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें आपने उनके 3 MLA को तोड़ के अपने आप बीजेपी ने मिला लिया। तो धोखा किसने किसको दिया? एक तो ये बात। दूसरा, इस पे भी थोड़ा एक छोटी टिप्पणी कर दीजिएगा और साथ में मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार 95 से के में लास्ट टाइम बिहार में एक सरकार आई थी जिसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी लालू जी को। उसके बाद बिहार में लगातार कोलिशन की सरकारें बन रही हैं। तो नीतीश जी ने भी ये 8वीं बार मुख्यमंत्री बने और हर बार आज तक उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं रही है। वो कोलिशन के धर्म को निभाते हुए, सबको साथ रखते हुए वो उन्होंने अपनी सरकार चलाई और अपने टर्म्स पे चलाई है। मतलब जो प्रोविजन वाला एक इंपॉर्टेंट इस तरह की बातें की हैं। तो मुझे लगता है कि जो विपक्ष का जो कोऑर्डिनेशन की मुश्किल होती है ना, उसके लिए आज की तारीख में ऐसा लगता है कि गॉड फॉरसेंट नहीं होता है, कभी कभी लोग परेशान हैं, ये शायद ईश्वर का इंटरवेंशन मैं तो मानूंगा, आप लोग नहीं मानेंगे, कि कहीं नीतीश जी आए हैं जो इसके धुरंधर हैं कि कोलिशन में सबको साथ लेके कैसे चला जाए। जरा इस पे भी आपसे समझना चाहूंगा। धोखा, पहली चीज धोखा किसने किसको दिया उस रेफरेंस में, और ये कोलिशन के लिए कौन उपयुक्त है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये तो राजनीतिक दल है ही नहीं। जैसा हम लोग पिछली बार चर्चा कर रहे थे, ये एक ऐसा दल है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा निर्देशित होता है। इसमें कभी कोई RSS से बीजेपी में आ जाता है, कभी कोई वापस चला जाता है, बाहर से लोगों को ले आते हैं, जिसको चाहे जब मन चाहे निकाल भी देते हैं, अपने नेताओं तक को दरकिनार कर देते हैं। तो ये एक ऐसा समूह है जो भारत के पूंजीपति वर्ग के हितों को साधने का काम कर रहा है, उसके निर्देश पे काम कर रहा है और देश की जो परिसंपत्तियों का निर्माण पिछली सरकारों ने किया है उनको बेचने पे तुला हुआ है। और ख़ास करके जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो अपने चुनिंदा पूंजीपतियों की एकदम निर्लज तरीके से जो है मदद करते हैं। इसको मैं कोई दल नहीं मानता, ये एक
पैसे पे चलने वाला एक समूह है जो पैसे की ताकत पे ही लोगों को खरीद के या जैसे प्रवर्तन निदेशालय का डर दिखा के, वो भी पैसे से ही जुड़ा हुआ मामला है, वो विपक्षी विधायकों को तोड़ते हैं। तो इस तरह की राजनीति पहले हुई है, निश्चित रूप से भारत में हुई है। कांग्रेस ने कई बार विपक्षी दलों की सरकारों को गिराया है, तोड़ा है, लेकिन जिस तरह से अब हो रहा है शायद पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कोई विचारधारा का लेना देना नहीं है। जो विचारधारा है वो तो अपनी जगह लोगों का ध्यान भटकाने के लिए काम करती है, लेकिन जो असली राजनीति है वो जोड़ तोड़ वाली राजनीति ही है। और इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि किस तरह से ये अपने ही साथी दलों के विधायकों को खरीद के और उन दलों को कमज़ोर करने का काम करते हैं। इसलिए लोग इनसे बहुत सावधान रहते हैं। जो इनके साथ गठबंधन भी करते हैं, उनके गठबंधन बहुत लंबे चल नहीं पाते। आप देखिए शिवसेना का, शिवसेना के साथ इनका कोई तालमेल नहीं बना, जबकि देखा जाए तो विचारधारा के हिसाब से वो एक ही विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। मुझे तो मैं एक जो बात आज सोच रहा था बिहार के संदर्भ में, क्योंकि एक ये भी बात आ रही है कि नीतीश कुमार को ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये महाराष्ट्र जैसा खेल बिहार में खेलने वाले थे, ऐसी भी एक खबर है। और आश्चर्य की बात यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों को इन्होंने खरीदा, महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने शिवसेना के विधायकों को झारखंड में कोशिश की, पकड़े गए। हाँ, झारखंड में ये कर रहे थे, वो उसका उजागर हो गया। और कर्नाटक के अंदर इन्होंने जो विपक्षी सरकार गिराई उसमें भी प्रभावित किया विपक्षी दलों को। लेकिन बिहार में क्यों नहीं कर पाए? जबकि आप देखिए कि जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है उसके पास कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, वो एक गरीब पार्टी ही है अगर उसकी भारतीय जनता पार्टी से तुलना करेंगे या कांग्रेस से तुलना करेंगे। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी के साथ ऐसे लोग हैं जो विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो अभी बिकने को तैयार नहीं है उस तरह से जिस तरह से शिवसेना के विधायक बिक गए, या वो उनकी धमकी में भी नहीं आने वाले हैं। तो जिस तरह से दूसरे राज्यों का आपने जिक्र किया, जिस तरह से इन्होंने विधायकों को तोड़ा है, खरीदा है, या बिहार के अंदर भी जो मुकेश साहनी की पार्टी है उसके विधायकों को खरीदा है, लेकिन बिहार के अंदर मैं देख रहा हूं कि अभी भी कुछ विचारधारा की राजनीति जिंदा है। प्रोफेसर पांडे, थोड़ा कोलिएशन पे भी जरा बता दीजिए। जो नीतीश ने जो एक दिखाया है भाई 15 साल से लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, वो जो उन्होंने कोलिएशन को निभाने का किया, वो क्या? एक जो दूसरी बात मैं सोच रहा था वो ये कि नीतीश कुमार ने अब देखिए कम से कम 4 बार तो वो कर चुके हैं कि एक बार बीजेपी के साथ सरकार बनाई, फिर तोड़ी, फिर आरजेडी के साथ बनाई, उसको तोड़ा, फिर बीजेपी के साथ गए, उसको तोड़ा, अब फिर आरजेडी के साथ बना लिया। तो अगर और कोई नेता उनकी जगह होता तो शायद उसको अवसरवादी नेता कहा जाता। लेकिन खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी शायद आज भी, मतलब उनके साथ गठबंधन टूटने के बाद भी, नीतीश उनके लिए एक सम्मानित नेता है और विपक्ष के लिए तो हैं ही। जिस तरह से सारा विपक्ष उनके साथ आ गया है खुल के, मतलब बिहार के अंदर तो आ ही गया है, दूसरे राज्यों के भी जो विपक्षी दल हैं, समाजवादी पार्टी वगैरह, वो इस बात की तारीफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने ये काम किया। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि इसका मतलब कि लोग नीतीश कुमार को अवसरवादी नहीं मान रहे हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी दिखाने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार को एक परिपक्व नेता बनाने की मानने की बात लोग कह रहे हैं। और भाई आखिर क्यों ना माना जाए? मतलब अगर आप भारतीय जनता पार्टी, अगर अमित शाह वही काम करें तो उसकी मीडिया तारीफ करता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, चाणक्य कहता है भाई, हाँ, चाणक्य कहता है, जब वो तोड़ के खरीद के विधायकों को डरा के दूसरी की सरकार गिरा के अपनी सरकार बनाते हैं तो उसकी मीडिया तारीफ करता है। तो नीतीश कुमार की तारीफ क्यों न की जाए कि उन्होंने परिपक्वता दिखाते हुए बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो कोई विचारधारा को नहीं मानती है, वो सिर्फ अवसरवाद की राजनीति करती है,
पैसों के जोड़ तोड़ से राजनीति करती है, उसको दरकिनार करके कम से कम एक विचारधारा वाली पार्टी के साथ गठबंधन बनाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह वो एक सर्वस्वीकार्य नेता बिहार के अंदर कम से कम आज की तारीख में है, जो दल सत्ता में है उनके भी और विपक्ष के भी, और आज भी अगर वो शायद राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन तोड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनको फिर से मुख्यमंत्री बना देगी। तो देश के पैमाने पे भी हम ऐसी उम्मीद करते हैं, क्योंकि देश के पैमाने पे एक विकल्प खोजा जा रहा है। वो विकल्प ममता बनर्जी बनेंगी कि शरद पवार बनेंगे कि अरविंद केजरीवाल बनेंगे कि राहुल गांधी बनेंगे। इस पूरी बहस के बीच में अब आज के दिन से नया नाम एक आ गया है नीतीश कुमार का, और ये बिल्कुल संभव है आपकी बात जो आप कह रहे हैं कि हो सकता है अंत में नीतीश कुमार को ही सर्वस्वीकार्य राष्ट्रीय स्तर पे एक नेता के रूप में माना जाए। एक बहुत जल्दी से, एक बहुत छोटे संक्षेप में, सुशील मोदी जी का कल एक बयान क्या आया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने भिजवाया था संदेश कि वो वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं और जब उनको वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनाया तो उन्होंने ये स्टेप लिया। मुझे ये लगता है कि इसमें क्या गलत, अगर मान लीजिए मैं उसकी बात को अक्षरशः मानता हूं कि उन्होंने ये किया, तो इसमें खराबी क्या है? आपके यहाँ तो मोदी जी ने अडवाणी जी जो बिल्कुल तैयार बैठे थे 2014 में एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होने के लिए, वो गए नहीं थे गुस्से होके राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, सबको पता है, ऑन रिकॉर्ड्स हैं, उनको धक्का देके वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, तब तो आपने नहीं कहा। यहां पे अगर कोई व्यक्ति, अच्छा, और ये कहना नहीं चाहिए वो तुम्हारे वाइस प्रेसिडेंट हो गए, धनखड़ जी में और इनमें कंपैरिजन कर लीजिए, किस मामले में ये उनसे कमतर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सुशील मोदी जी ने कह के थोड़ी अपनी जगहसाई की बात की है या उनसे कहलवाया गया। आपको क्या लगता है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट पे नीतीश कुमार को अगर वाइस प्रेसिडेंट बनाने से तैयार हो जाते? मेरे हिसाब से वो नहीं तैयार होते। नहीं, ये नीतीश कुमार पहले भी कह चुके हैं कि वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में नहीं है। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है कि उन्होंने अपना गठबंधन आपके साथ तोड़ लिया, इसलिए अब आप कुछ कह नहीं पा रहे हैं, तो आप उनके ऊपर यही आरोप लगा रहे हैं। ये मुझे याद आता है उसी की तरह है जैसे अरविंद केजरीवाल जब आंदोलन कर रहे थे कांग्रेस के खिलाफ, तो दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था कि वो सोनिया गांधी की राष्ट्रीय सलाहकार समिति में रहना चाहते थे। मतलब जो आदमी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में था, उसको आप बता रहे थे कि वो उससे किसी कम पद का आकांक्षी था। तो उसी तरह की बात है, नीतीश कुमार को मालूम है कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो वो उपराष्ट्रपति की दौड़ में क्यों शामिल होंगे? ये एकदम हास्यास्पद बात है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर इसमें जोड़ना चाहूँगा कि ये एक देखिए संयोग है कि इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ था, वो सबको मालूम है, शुरू तो हालांकि गुजरात से हुआ था, लेकिन राष्ट्रीय रूप उसने तभी लिया था जब जयप्रकाश जी उसके नेता बने और जब बिहार में उनके ऊपर लाठी चली, और उसमें नीतीश कुमार भी और लालू भी, ये दोनों लोग उनके साथ थे। तो ये देखिए कैसा संयोग है कि आज नरेंद्र मोदी की तानाशाही के खिलाफ, और इतना मैं पक्की तरह से कह सकता हूं कि अगर आज जयप्रकाश जिंदा होते तो वो आज संघ के साथ हाथ नहीं मिलाते, आज वो संघ का विरोध करने के लिए खड़े होते, क्योंकि जयप्रकाश इंदिरा गांधी के कोई खिलाफ नहीं थे। हाँ। भाई वो तो उनको चाचा कहती थी, व्यक्तिगत तौर पे वो उनकी, व्यक्तिगत तौर पे तो उनके पारिवारिक संबंध थे, वो तो इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ खड़े हुए थे। तो आज जयप्रकाश अगर होते तो वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस तरह से देश को चला रही है उसके खिलाफ खड़े होते। और ये एक संयोग है कि आज उनके दो प्रमुख चेले उस समय जो थे, छात्र नेता लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, उस भूमिका में आ रहे हैं, और शायद इतिहास दोहराएगा, बिहार से वो आंदोलन खड़ा होगा, और पूरे देश में जिस तरह से जनता पार्टी एक विकल्प के रूप में कांग्रेस के उभरी थी, उस तरह का विकल्प नीतीश कुमार एक पार्टी नहीं तो एक गठबंधन के रूप में शायद देश को दे पाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी को अगले चुनाव में कड़ी चुनौती देगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रो साहब ज्वाइन करने के लिए। अगले हफ्ते देखिए ये, क्योंकि तब तक जो कहते हैं ना ऊँट किसी करवट बैठ चुका होगा, तब तक शायद क्लैरिटी और रहेंगी तो बात करने में आसानी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।